Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. With this video, I am going to start the series of literary terms and devices. तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स लेकर आए हैं इस वीडियो में. तो लेट्स सी द फर्स्ट टर्म ऑफ टुडेज वीडियो, पैथोस. द पैशंस और सफरिंग और डीप फीलिंग्स. यहाँ पे फीलिंग होगा, फीलिंग नहीं. अ पर्सनस ओवरऑल डिस्पोजिशन और कैरेक्टर. तो पैथोस क्या होता है? ये थोड़ा सा मिलांकली टोन को लेकर चलता है. पैथोस में पैशंस आते हैं, सफरिंग आते हैं, जो सफ़र करते हैं, कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है, और जो डीप फीलिंग होती है वो भी आता है. अब पर्सनस ओवरऑल डिस्पोजिशन और कैरेक्टर मीन्स पर्सन की हर तरह का नेचर इसमें आ जाता है. तो पैथोस में किसी भी पर्सन का पूरा कैरेक्टर डिपिक्ट हो सकता है. इन मॉडर्न क्रिटिसिज्म, पैथोस इज अप्लाइड in a much more limited way to a sense or passage that is designed to evoke the feelings of tenderness, pity or sympathetic sorrow from the audience. तो जो मॉडर्न टाइम में है, इसका जो यूज़ हो गया है वो थोड़ा लिमिटेड हो गया है. क्योंकि इसमें जो सीन या पैसेज जो भी प्रेजेंट किया जाता है जिसमें पैथोस होता है, उसमें टेंडरनेस की फीलिंग को दिखाया जाता है, पीटी दया के भाव को दिखाया जाता है, सिंपैथी जो सहानुभूति होती है ऑडियंस के तरफ से, वो सब चीज़ पैथोस में दिखाने की कोशिश की जाती है. मतलब इसमें क्या होता है कि किसी कैरेक्टर को लेकर, नॉवेल या फिर जो ड्रामा होते हैं उसमें किसी कैरेक्टर को लेकर जब ऑडियंस के अंदर सिंपैथी की फीलिंग आए, उनके अंदर करुणा दया की फीलिंग आए, तो दैट इज़ कॉल्ड पैथोस. प्लेटोनिक लव, अ सुप्रीमली अफेक्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन इन विच सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नीदर डिजायर नॉट प्रैक्टिस्ड. प्लेटोनिक लव में क्या होता है कि इट इज़ प्योरली जो ये होता है हार्ट पे डिपेंड होता है, सोल की कनेक्टिविटी पे डिपेंड होता है, न कि फिजिकल एक्टिविटी पे. मीन्स इट इज़ अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स. नेक्स्ट टर्म इज प्लॉट. द प्लॉट इन अ ड्रामेटिक और नरेटिव वर्क इज अ कंटिन्यू by its events and actions as they are rendered and ordered towards achieving पर्टिकुलर आर्टिस्टिक एंड इमोशनल इफेक्ट्स. प्लॉट क्या होता है? कहानी होती है स्टोरी की, और वो कनेक्टेड होता है इवेंट से, एक्शन से. मीन्स ड्रामा में जो भी या नरेटिव वर्क होते हैं उसमें प्लॉट क्या होता है? बहुत सारी ड्रामा में या नरेटिव वर्क में घटनाएं होती हैं, एक्शंस होते हैं, तो उसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? प्लॉट करता है. अगर प्लॉट नहीं होता तो वो कनेक्ट नहीं होते, तो वो एक सही ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो ये क्या करता है? ऑर्डर के फॉर्म में ये प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, जो भी आर्टिस्टिक और इमोशनल इफेक्ट से वो भी इसमें अचीव की जाती है प्लॉट में. तो प्लॉट एक तरह से स्टोरी हुआ जो कनेक्ट करता है डिफरेंट कैरेक्टर को और इवेंट्स और एक्शन को उनके स्टोरी से. नेक्स्ट टर्म इज पोएटिक डिक्शन. द टर्म डिक्शन सिग्निफाइज द टाइप्स ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स and sometimes also of figurative language that constitute any work of literature. तो poetic diction में क्या आता है? The term diction signifies the types of words. डिक्शन में क्या आता है? वर्ड्स के टाइप्स आते हैं, फ्रेजेस के टाइप्स आते हैं, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो भी आता है इसमें, और समटाइम्स तो कभी कभी तो क्या आता है? फिगरेटिव लैंग्वेज भी आ जाता है पोएटिक डिक्शन में. और ऐसा नहीं है कि पोएटिक डिक्शन सिर्फ वर्ड्स वर्क में मिले. मीन्स जो पोएम होते हैं, पोएटिक वर्क होते हैं, सिर्फ उसमें मिलेगा. वर्ड्स फॉर्म में ही नहीं, प्रोज फॉर्म में भी मिल सकता है. क्योंकि पोएटिक डिक्शन क्या बताता है? सिलेक्शन ऑफ राइट वर्ड्स, राइट फ्रेजेस, राइट सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड फिगरेटिव लैंग्वेज. अ रिटेन डिक्शन कैन बी एनालाइज अंडर अ ग्रेट वैरायटी ऑफ कैटेगरीज. वोकेबुलरी एंड फ्रेजिंग इज एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, लैटिन और एंग्लो सेक्शन इन ओरिजिन, कॉलिक्वल और फॉर्मल, टेक्निकल और कॉमन. देखिए यहाँ पे वही बताने की कोशिश की गई है कि जो रिटन डिक्शन होता है वो किसी भी कैटेगरी के अंदर उसको एनालाइज किया जा सकता है, चाहे वो वोकेब हो, चाहे उसका फ्रेज हो, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है उसका वोकेब और फ्रेज, कंक्रीट भी हो सकता है, लैटिन हो सकता है, एंग्लो सेक्शन हो सकता है, कॉलिक्वल हो सकता है, फॉर्मल हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, कॉमन हो सकता है. मीन्स जो वर्ड राइटर चूज़ करेगा वो कोई भी हो सकता है. तो ओवरऑल देखा जाए पोएटिक डिक्शन में ये क्या होता है? राइटर के द्वारा राइट वर्ड्स का, फ्रेज का, सेंटेंस स्ट्रक्चर का और फिगरेटिव लैंग्वेज का सिलेक्शन होता है उसके वर्क के लिए. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यू शुड नो. नेक्स्ट टर्म इज पोएटिक जस्टिस.
an outcome of one's actions, a situation in which something bad happens to somebody. This is what they deserve or wish is punished and virtue is rewarded, usually in a manner peculiarly or ironically appropriate. देखिए पोएटिक जस्टिस क्या होता है, किसी के भी एक्शन का आउटकम होता है, मतलब एक कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो लाइक दैट इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन ऐसी सिचुएशन में पड़ सकता है जिसके साथ उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है या कुछ अच्छा भी हो सकता है। मीन्स जैसा वो कर्म करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा। तो पोएटिक जस्टिस के थ्रू जो राइटर होते हैं वो ये अपने वर्क में दिखाने की कोशिश करते हैं, पोएटिक जस्टिस में ये राइटर दिखाने की कोशिश करता है कि जो अच्छे कर्म करते हैं उनको रिवॉर्ड किया जाता है, जो बुरे कर्म करते हैं उनको पनिश किया जाता है। नेक्स्ट वन इज पोएटिक लाइसेंस, पोएट्स डिपार्चर फ्रॉम द रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ स्टैंडर्ड स्पोकन एंड रिटेन। पोएटिक लाइसेंस में क्या होता है, एक तरह से जो पोएट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, उन्हें एक लाइसेंस मिल जाता है कि वो जो भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं रिटेन या स्पोकन फॉर्म को लेकर, लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, उससे वो फ्री हो सकते हैं। मीन्स पोएट्स आर राइटर्स आर नॉट बाउंड टू फॉलो द rules and regulation related to language, either spoken or written. It is applied not only to language but to all the ways in which poets or writers are free to violate literary devices and literal and historical truth, the representation of fictional characters and events in order to create special effect. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज को लेकर जो राइटर और पोएट होते हैं वो फ्री होते हैं, और भी सारी चीज़ें होती हैं। जो रूल रेगुलेशन होता है लिटरेरी डिवाइसेस को लेकर, उसे भी वायलेट किया जा सकता है, जैसे मीटर है, राइम है, उनका यूज़ नहीं किया जा सकता है। और जो लिटरल और हिस्टोरिकल ट्रूथ है उसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ किया जा सकता है, उसके साथ थोड़ा सा उसको चेंज किया जा सकता है। अगर किसी फिक्शनल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको थोड़ा अलग वे में प्रेजेंट किया जा सकता है। जो इवेंट्स होते हैं उसे भी अलग फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, सो दैट कि पोएट और राइटर जो हैं वो स्पेशल इफ़ेक्ट ला सके अपनी वर्क में। मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो इसमें क्या होता है, जो ऑथर होते हैं दे आर फ्री टू वायलेट एनी टाइप ऑफ रूल रेगुलेशन रिलेटेड टू लैंग्वेज और जो लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं वो सब। नेक्स्ट टर्म इज प्रॉब्लम प्लेस। Types of drama that developed in the 19th century to deal with controversial social issues in a realistic manner, to expose social ills and to simulate thought and discussion on the part of the audience. तो प्रॉब्लम प्लेस क्या होते हैं, ये 19th सेंचुरी में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, और जो ये कंट्रोवर्शियल सोशल इश्यूज़ होते हैं उसको रियलिस्टिक मैनर में प्रेजेंट करता है। जो सोशल इवेंट्स होते हैं उसको ये एक्सपोज करने की कोशिश करता है, एंड टू स्टिमुलेट थॉट एंड डिस्कशन ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडियंस। और फिर बाकी चीज़ें ऑडियंस पे छोड़ दी जाती है कि ऑडियंस डिस्कस करें कि जो सिचुएशन यहाँ पे ऑथर ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ड्रामेटिस्ट ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, क्या वो सही है सोसाइटी को लेकर। जीबी शाह के जो प्लेस होते हैं वो जनरली प्रॉब्लम प्लेस होते हैं, क्योंकि वो भी क्या कोशिश करने की कोशिश करते हैं, जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम प्लेस में यही होता है, जो भी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो भी कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं उसको रियलिस्टिक मैनर में प्रेजेंट किया जाता है, और इसका डेवलपमेंट 19th सेंचुरी में हुआ है, याद रखिएगा। प्रोसोडी सिग्निफाइज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन इन पोएट्री, that is a study of the principles and practice of meter, rhyme and stanza form. प्रोसोडी क्या होता है, पोएट्री में ये वर्सिफिकेशन का एक सिस्टमेटिक स्टडी होता है, और इसमें कुछ प्रिंसिपल्स स्टडी किए जाते हैं और प्रैक्टिस किए जाते हैं मीटर, राइम और स्टेंजा फॉर्म को लेकर। समटाइम्स द टर्म प्रोसोडी इज एक्सटेंडेड टू include also the study of speech sound patterns and effects such as alliteration, assonance, euphony एंड ओनोमोटोपोइया। तो कभी कभी प्रोसोडी में जो स्पीच साउंड होते हैं उसके पैटर्न को भी स्टडी की जाती है, जैसे स्पीच साउंड में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच आते हैं, देख लीजिए। एलिट्रेशन स्पीच साउंड पे डिपेंड करता है, एसोनेंस भी, यूफोनी और ओनोमोटोपोइया। तो इन सब के जो पैटर्न होते हैं ना उसको भी, उसकी स्टडी को भी इंक्लूड किया जाता है प्रोसोडी में ही।
Next term is pun, a literary device that is also known as play on words. पन क्या एक लिटरेरी डिवाइस है और इसका मतलब होता है प्ले ऑन वर्ड्स, मतलब शब्दों को खेलना. पन इन्वॉल्व्स वर्ड्स विथ सिमिलर और आइडेंटिकल साउंड्स बट विथ डिफरेंट मीनिंग. इसमें क्या होता है कि सिमिलर आइडेंटिकल साउंड वाले वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उन दोनों वर्ड्स के मीनिंग डिफर होते हैं. देयर प्ले ऑन वर्ड्स आल्सो रिलाइज ऑन अ वर्ड और फ्रेज हैविंग मोर देन वन मीनिंग. तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ड या फ्रेज का यूज़ होता है जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं. पन इज़ जनरली इंटेंडेड टू बी ह्यूमरस बट दे ऑफन हैव अ सीरियस पर्पस. पन को देखा जाए सरफेस लेवल पे, जहाँ पे भी पन का यूज़ होता है, इस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ होता है, सरफेस लेवल पे ह्यूमरस लगता है, बट इसका यूज़ जो होता है वो सीरियस पर्पस से यूज़ किया जाता है. तो इट्स सिंपल, प्ले ऑन वर्ड से और सिमिलर या आइडेंटिकल साउंड्स रिप्रेजेंट करते हैं, मीनिंग डिफर होते हैं. और जो प्ले ऑन वर्ड्स होता है वो डिपेंड करता है वर्ड और फ्रेज पे, जिसके मीनिंग क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं. और इसका जो जनरल लेवल पे देखा जाए तो ह्यूमरस इसकी इफ़ेक्ट दिखती है, बट इसका जो डीप इफ़ेक्ट होता है वो सीरियस पर्पस के लिए होता है. नेक्स्ट टर्म इज रिफ्रेन, a line or a part of line or a group of lines which is repeated in the course of a poem, sometimes with a slight changes and usually at the end of each stanza. रिफ्रेन क्या होता है, एक पोएम में एक लाइन हो सकता है या लाइन का कुछ हिस्सा हो सकता है या कुछ लाइंस के ग्रुप हो सकते हैं जो कि पोएम में रिपीट होते हैं बार बार. समटाइम्स विथ अ स्लाइट चेंजेस, कभी कभी थोड़ा सा चेंजेस होता है, अदरवाइज जनरली सेम होता है. एंड यूजुअली एट द एंड ऑफ ईच स्टेंजा, और ऐसा कब होता है, हर स्टेंजा के लास्ट में. जैसे आजकल बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स होते हैं ना, उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है जिसमें कोई लाइन रिपीट होती है, लाइन का कोई पार्ट रिपीट होता है, या कभी कभी एक से ज़्यादा लाइन भी रिपीट होते हैं. ऑकर्स इन मैनी बैलेड्स एंड वर्क्स, पोएम्स एंड इज़ फ्रिक्वेंट एलिमेंट इन द एलिजाबेथन सॉन्ग्स. तो ये बैलेड्स में जनरली आते थे और जो लिटरेरी वर्क्स होते थे उसमें, पोएम्स में ज़्यादातर आते हैं, और स्पेशली एलिजाबेथन टाइम के जो सॉन्ग्स होते थे उसमें भी, और आजकल के बॉलीवुड सॉन्ग्स भी. तो रिफ्रेन वही है कि कुछ वर्ड्स के ग्रुप हो सकते हैं या लाइन जो कि रिपीट होते हैं पोएम में, दैट इज़ रिफ्रेन. रेनेसा, द रिवाइवल ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड लिटरेचर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल मॉडल्स इन द 14th to 16th सेंचुरी. तो रेनेसा इज़ अ मूवमेंट, लिटरेरी मूवमेंट है. रेनेसा की टाइम पीरियड है 14 to 16 सेंचुरी, और इस समय जो यूरोपियन आर्ट और लिटरेचर थी उसका रिवाइवल हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था एक तरह से. इन दिस पीरियड द यूरोपियन आर्ट्स ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर रीच्ड एन ऑन एन इमिनेंस नॉट एक्सीडेड इन एनी एज. इस टाइम पीरियड में, रेनेसा टाइम पीरियड में क्या हुआ था, जो यूरोपियन आर्ट्स थे, चाहे वो पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, आर्किटेक्चर हो, लिटरेचर हो, एक्सट्रीम हाइट में पहुंच गया था, बहुत पॉपुलर हो गया था, और ऐसा किसी भी एज में नहीं हुआ था. इसीलिए इसे रेनेसा कहा जाता है, पुनर्जागरण. मतलब किस चीज़ का पुनर्जागरण, यूरोपियन आर्ट एंड लिटरेचर का. नेक्स्ट टर्म इज रिटोरिक, टेक्निक ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड परस्यूसिवली इन स्पोकन और रिटेन फॉर्म. रिटोरिक क्या एक टेक्निक है लैंग्वेज को यूज़ करने का, और किस वे में, इफेक्टिव या परसुएसिव वे में, चाहे वो स्पोकन हो या रिटेन फॉर्म हो. इट इज़ एन आर्ट ऑफ डिस्कर्स विच स्टडीज एंड एम्प्लॉयज वेरियस मेथड टू कन्विंस, इन्फ्लुएंस और प्लीज एन ऑडियंस. तो ये वो आर्ट ऑफ डिस्कर्स है जैसे शेक्सपियर के वर्क में देखिए, शेक्सपियर के जितने भी कैरेक्टर के डायलॉग्स हैं वो कितने ऑसम हैं, और बेकन के एसेज जो एफरोस्टिक स्टाइल में है, तो उसमें भी जो टेक्निक है लैंग्वेज को यूज़ करने का, दैट इज़ ऑसम रियली. नेक्स्ट टर्म इज सेटायर, द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग और डिरोगेटिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस एंड इवोकिंग टुवर्ड्स इट एटीट्यूड्स ऑफ एम्यूजमेंट, कॉन्टेम्प्ट, स्कॉर्न और
इंडिग्नेशन। सटायर क्या है? एक तरह का लिटरेरी आर्ट है, डिमिनिश करने का, डिरोगेट करने का, मतलब किसी भी चीज़ की रैंक को कम करने का, उसकी वैल्यू को कम करना हो, डिक्रीज करना हो, और वो भी कैसे? रिडिकुलस वे में। तो सटायरिकल वर्क में क्या होता है कि वो बहुत ही रिडिकुलस वे में किसी की जो वैल्यू है या किसी चीज़ की वैल्यू को डिक्लाइन किया जाता है, कम किया जाता है, और उसे एम्यूजमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। एक तरह से उसकी निंदा की जाती है हास्यास्पद वे में, सटायरिकल फॉर्म में। इट डिफर्स फ्रॉम कॉमिक एज इट इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग समवन और समथिंग लुक रिडिकुलस, रेजिंग लाफर इन ऑर्डर टू एम्बैरस, अम्बुल और डिस्क्रेडिट इट्स टारगेट्स। तो सटायर कॉमिक से कैसे अलग है? कॉमिक में क्या होता है? बस लॉफिंग प्रेजेंट की जाती है, एक तरह से बस लॉफिंग होता है, उसमें हंसना होता है। और सटायर में क्या होता है कि एम्यूजमेंट तो होता ही है, लॉफिंग तो होता ही है, बट रिडिकुलस के साथ। और जिस चीज़ पर या जिसके लिए सटायर की जाती है उसके अंदर एम्बैरसमेंट की फीलिंग आए, अम्बुल की फीलिंग आए, और उसके जो मतलब उसका क्रेडिट जो वो क्या हो जाए? डिक्लाइन कर जाए। तो सटायर में यही होता है कि किसी की वैल्यू को कम कर देना, वो भी लॉफिंग फॉर्म में, हास्यास्पद वे में, उसका रिडिक्यूल करते, उसका मजाक बनाते हुए। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूलें। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।